गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक एक्ट बनाया गया है जो कि 1881 में बनाया गया था और 1 मार्च 1882 को ये एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में। इससे पहले हमारा एक तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो हमारा एक आधार था वो था इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ को अभी भी हम कुछ चीज़ों में जहाँ पर हमें लगता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो अगर कहीं चीज़ों पे साइलेंट है तो उस समय हम इंग्लिश कॉमन लॉ या इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले इसके मीनिंग की, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग नहीं क्लियर होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए दो वर्ड्स हैं, नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब वो मत मानिए जो आप नॉर्मली सुनते आए हैं। नेगोशिएबल वर्ड हम यूज़ नॉर्मली करते हैं, जैसे नेगोशिएट करना, तो नेगोशिएट करने लायक है तो नेगोशिएबल है, नहीं वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल, यानी जिसको ट्रांसफ़र किया जा सके, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी साथ में इसके जुड़ गया है। इसका मतलब है एक रिटन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? जो रिटन में होगा। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ लें तो क्या बन जाएगा? ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन यही चीज़ है और हमने हर जगह इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर एग्रीमेंट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है या नहीं है, या उसे हम नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो आपने दो बातें तो ज़रूर उसमें चेक करनी है, एक उसकी ट्रांसफरेबिलिटी और एक उसका रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ गायब है तो मे बी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इस एक्ट के अंतर्गत लाने के लिए ये दोनों चीज़ें उस इंस्ट्रूमेंट में होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इसी बात पर फोकस करके एक डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन में हम बड़ी सिंपल सी बात देखेंगे। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमाइजरी नोट। प्रोमाइजरी नोट मतलब प्रतिज्ञा पत्र। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय पत्र। और चेक्स, चेक्स जो आप लोगों को बहुत कॉमनली सुनने में और देखने में आया होगा, जो बैंक से चेक बुक मिलती है और उसमें से हम कोई भी अमाउंट उसमें फिल करके किसी को पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चेक की मैं बात कर रही हूँ। चेक्स पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ऑर्डर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को देना किस, ठीक है, और बियरर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जिसको आप डिलीवर कर देंगे वो चेक, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो प्रोमाइजरी नोट, तो वो उसका ऑनर बन जाएगा। ठीक है, तो सीन क्या है, एक बार फिर से इस डेफिनेशन को चेक करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो कि या तो हम डिलीवरी दे के करेंगे, बाय डिलीवरी होगा या बाय एंडोर्समेंट होगा। मैंने एक नया वर्ड बोला एंडोर्समेंट, तो आप लोगों को लगेगा ये वर्ड कहाँ से आया। मैं छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको दे देती हूँ, उससे फिर मैं आगे बढ़ूँगी। मान लीजिए मेरे पास एक चेक है और मैंने उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है, मैंने अपने साइन, डेट एंड उसमें जो भी अमाउंट फिल करके और मैंने आपको दे दिया, तो उसे मैं बियरर एक तरीके से बोलूँगी, बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। कारण क्योंकि वो मैं सिर्फ आपको देकर किसी को भी मैं ट्रांसफ़र सिर्फ डिलीवरी से ही कर सकती हूँ। ठीक है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के माध्यम से भी किसी को दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला ना नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफरेबल दो तरीके से हो सकती है कोई चीज़, या तो आप उसको ऐसे कैसे दे दें, डिलीवर कर दें, या फिर एक बार एंडोर्समेंट करें एंड देन आप उसको डिलीवर करें। तो ये जो वर्ड छोटा सा आया है ईदर टू ऑर्डर, तो ईदर टू ऑर्डर में ये भी सीन रहेगा कि एंडोर्समेंट होगा और फिर डिलीवरी होगी। तो
अभी थोड़ी सी चीज़ें हम डिटेल में आगे समझाएंगे। अगर हम यहाँ पे अगर इसमें उलझ जाएंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न में डाल दें। आपको सिर्फ अभी इतना ही देखना है कि ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या अगर सिंपल लैंग्वेज में आप चेक करना चाहते हो इस चीज़ को, तो आप ये कह सकते हो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ईदर टू ऑर्डर और टू बियर, या बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। इस जो डेफिनेशन में मैं देखूं तो मुझे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ये 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। हर वो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है और जिसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के, ये 2 तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी हम और भी एसेंशियल फीचर्स की बात करेंगे। अगर वो सारे एसेंशियल फीचर्स उस इंस्ट्रूमेंट में पाए जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन उतनी वाइड नहीं है जितनी वाइड एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन और देखते हैं, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कारण क्योंकि इस डेफिनेशन में एक तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम रखे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे और फीचर्स को अवॉइड किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम एक और फीचर या एक और डेफिनेशन लेंगे जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ये वाली डेफिनेशन, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ वन, राइट, विच इज़ बाय अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड कस्टम ऑफ ट्रेड और लॉ। इसका मतलब समझिए कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी पर्टिकुलर व्यापार की रीति, कस्टम का मतलब जो भी उसमें एक तरीका होता है, व्यापारिक जो भी रीतियाँ, मेथड्स होते हैं वो, या फिर लॉ का मतलब कानून अगर उसके लिए कोई बनाया गया है उसके अंतर्गत आएगा, ओके, ठीक है। या तो वो किसी कस्टम के अंतर्गत आ रहा है या लॉ के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो बात करता है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। अभी बोला कि आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2 तरीक़ों से, या तो डिलीवरी करके और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। या तो आप सिंपल डिलीवरी करके कर सकते हैं या फिर आप एंडोर्स करेंगे एंड देन डिलीवरी होगी। अब एंडोर्समेंट का मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। एक चेक मैंने आपको दिया है, मैंने उस पर आपका नाम लिखा है, अपने साइन किए, अमाउंट दिया और आपको दे दिया, ठीक है। अभी वो चेक आपके नाम का है, इसलिए कोई भी उसको एनकैश नहीं करा सकता। जब आप उस चेक के पीछे अपने साइन करके और उस पर्सन का नाम लिख देते हैं जिस पर्सन की फेवर में आप वो चेक देना चाहते हो, उसे बोलेंगे हम एंडोर्समेंट। आपने देखा होगा एक चेक बहुत बार आगे जा सकता है, एक चेक को आप कितनी ही बार ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंडोर्स करके भी कर सकते हो, अगर बियरर चेक है तो आप वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बियरर होगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो सिर्फ डिलीवर करके ही आप दे सकते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर वो बियरर नहीं है तो आपको पहले एंडोर्स करना होगा, फिर आप उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और ध्यान में रखना कि हम कितनी बार उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक आपको सेल्फ का चेक दे देती हूँ, बियरर चेक दे देती हूँ, आप उस चेक को कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हो? इनडेफिनिट टाइम तक कर सकते हो, लेकिन उसका मैच्योरिटी पीरियड आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई चेक का टाइम जो मैच्योरिटी पीरियड है 3 महीने का, मतलब 3 महीने तक वही कैश एनकैश हो सकता है, उसके बाद में तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है, उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो 3 महीने के तक आप उस चेक को पता नहीं कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, इन सच सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस ध्यान रखिए कौन कौन से हैं। दैट पहला सर्कमस्टांस है क्या, होल्डर ऑफ इट। होल्डर का मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है और जो उसको लीगली अपने पास रखने की ताकत रखता है और जो जिसका उसके ऊपर पूरा राइट है, उसे हम होल्डर कहेंगे, ठीक है। तो होल्डर ऑफ इट फॉर द टाइम बीइंग मे स्यू ऑन इट। अभी बताया था ना, वही बात हो गई। स्यू का मतलब उसकी पेमेंट के लिए हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको चेक देती हूँ, आप होल्डर हैं, आपने उस चेक को गुड फेथ में ही लिया है और आपको देना था मुझे, मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो है उसकी पेमेंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप बाकायदा उसमें एक्शन ले सकते हो कि वो चेक क्यों नहीं कैश किया जा रहा और आपको क्यों नहीं उसकी पेमेंट की जा रही,
ठीक है। तो यू हैव द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट मी फॉर द पेमेंट ऑफ दैट चेक, ओके। तो यू हैव द राइट टू स्यू ऑन इट इन हीज़ ओन नेम, आप अपने नाम से उस चेक के लिए मुझ पे एक्शन ले सकते हो। पहली तो बात ये हो गई ना। अच्छा, दूसरी बात प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं राइट्स, जो भी उस चीज़ के राइट्स होते हैं। मैं आपको कोई सामान दूंगी, अगर सामान को सिर्फ रखने के लिए देती हूँ तो सिर्फ आपके पास रखने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार भी मैंने आपको दिया है। हो सकता है मैं कभी भी वो सामान आपसे ले लूँ, तो वो अधिकार ना के बराबर है। लेकिन अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ आपको देती हूँ और आपको ये अधिकार दे दिया कि वो हमेशा के लिए अब आपकी होगी, देन आपके पास उस चीज़ के पूरे राइट्स आ गए। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ राइट्स से है। प्रॉपर्टी इन इट पासिस का मतलब जो भी अधिकार आपका। अब मान लीजिए मैंने आपको 5,000 का चेक दिया और उस 5,000 के चेक को आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि आपने उसको पेमेंट करनी थी आगे। तो आपने मेरे चेक के पैसे बैंक से निकलवाने की बजाय चेक एज इट इज़ अपने फ्रेंड को दे दिया ताकि आपकी पेमेंट क्लियर हो जाए। तो आपने उस चेक से रिलेटेड जो अधिकार था 5,000 रुपये बैंक से लेने का, वो अधिकार आपने ऐसे का ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया, पास कर दिया, फ्री फ्रॉम क्या इक्विटीज़। मतलब कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए वो चेक मेरा कहीं चोरी का था, मान लीजिए, चलो, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने कहीं फ्रॉड करके किसी से लिया है, मैंने आपको वो दे दिया। आपको तो नहीं पता ना इस चीज़ का, आपने गुड फेथ में लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले एक पेमेंट करनी थी, इसलिए आपको चेक दिया और आपने ले लिया। अब आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, गलती मेरी है, फ्रॉड मैंने किया है, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपने क्या किया, उस चेक को अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उस फ्रेंड को पर भी कोई आंच नहीं आएगी। तो उसे कहते हैं कि फ्री फ्रॉम एनी प्रॉब्लम टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी। अब मैंने आपको ट्रांसफ़र किया था तो आप बोनाफाइड ट्रांसफरी हो गए, क्योंकि आपने गुड फेथ में लिया और वैल्यू के लिए लिया। वैल्यू का मतलब उसका कंसिडरेशन आप मुझे कहीं ना कहीं पहले कभी दे चुके हो, तभी मैं आपको वो चेक दे रही हूँ, ठीक है। फॉर वैल्यू हो गया ना, फॉर वैल्यू। नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द टाइटल। डिफेक्ट समझ में आया, मैंने फ्रॉड करके लिया था तो मेरे टाइटल में डिफेक्ट था। टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल का मतलब उस चीज़ की ऑनरशिप से है। मुझे चेक रखने का अधिकार नहीं था, मैंने फ्रॉड करके कहीं से चेक लिया था, मेरा टाइटल डिफेक्टिव था, मेरा ऑनरशिप डिफेक्टिव था। लेकिन जब चेक मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी तो आपका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। यही तो बात उसने बोली अभी हमें, कि जो उसके अधिकार पास किए जाएंगे वो फ्री फ्रॉम इक्विटीज़ होगा टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी। जिसको भी हमने दिया है वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, उसके पार्ट पे कोई इशू नहीं है। उसको अगर चेक दिया तो वो उसी का माना जाएगा और उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इसके लिए, इस 5,000 के लिए जो है पूरा एक्शन लेने का राइट, स्यू करने का राइट रखता है, ठीक है। क्योंकि आपने तो कंसिडरेशन दे के लिया ना मुझसे। नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट, आप उसके साथ कोई डिफेक्ट आपको तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए, ये हुई असली डेफिनेशन जिसमें सारी की सारी बातें ऐड हो गई है। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी, ये वाली जो सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसमें एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमें सिर्फ 3 ही बताए गए हैं। हालांकि मेन आप 3 ही पढ़ोगे इस चैप्टर में, पढ़ोगे आप यही 3 ही, पर इसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है और कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरी बात, इस डेफिनेशन में बहुत सारे फीचर्स नहीं थे और वो फीचर्स हमने इस डेफिनेशन में देखे। ऐसे ही अगर आपको कोई और डेफिनेशन अच्छी लगे और आपको लगे कि उसमें सारा मीनिंग क्लियर हो रहा है तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया कि एक तो ये जो क्लियर हुआ, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। जैसे एक तो रिटर्न है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिटर्न नहीं है तो समझ लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में तो वो आ ही नहीं सकता। रिटर्न क्यों होता है पहले तो ये बता देते हैं। रिटर्न इसलिए होता है कि कोर्ट में जब कल को जाना पड़ेगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे। ओरल चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह आप मानकर चलो। लेकिन जब तक रिटर्न में नहीं होगा तब तक आप उस पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज यू हैव नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, राइट। दूसरी बात ट्रांसफरेबिलिटी की है, मैं उसी डेफिनेशन से निकाल के दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब समझते हैं, ट्रांसफ़र करने लायक।
तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करने लायक है। और यहाँ पर क्या है सीन, दो तरीके से ट्रांसफ़र होगा। एक तो डिलीवरी करके होगा, जिसमें इसका मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट है जो हमने डिलीवरी करके दे दिया, और दूसरा अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर नहीं है तो उसके लिए मुझे एंडोर्स करना होगा एंड देन डिलीवरी करनी होगी। तो ट्रांसफरेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, बाय डिलीवरी एंड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हम उसके टॉपिक में अलग से देखेंगे। सर्टेनिटी का मतलब एक निश्चितता से भी है कि अब मान लीजिए मैं उस चेक के ऊपर 5,000 और 6,000 इस तरीके से लिख देती हूँ, क्या वो चेक मान्य है? बिल्कुल नहीं है, इनवैलिड है। या तो 5,000 होगा या 6,000 होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक तरफ आप 5,000 लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है 5,001 लिख रहे हैं। तो दो जगह आप लिखते हो ना चेक में, दो जगह आप देखते हो कि एक तरफ डिजिट्स में लिखा जाता है और दूसरी तरफ वर्डिंग में लिखा जाता है। अगर वो दोनों भी मैच नहीं हुई तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। तो एक सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू स्यू। राइट टू स्यू बता दिया, जिस पर्सन को आप ट्रांसफ़र करोगे वो बोनाफाइड ट्रांसफ़र ही माना जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू देकर उसने इस चीज़ को लिया है। वैल्यू का मतलब यहाँ कंसीडरेशन से है। आपको शायद याद है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं ये बात कि प्रतिफल यानी कंसीडरेशन के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। हालांकि उसके एक्सेप्शंस भी पढ़े थे हमने, लेकिन ये एक्सेप्शन में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर कंसीडरेशन होना अनिवार्य है, यानी कि कंसीडरेशन हुआ होगा तभी तो आपको राइट मिला होगा स्यू करने का। और इसके अलावा भी हम देखेंगे कंसीडरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार इसमें देखेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो राइट टू स्यू का मतलब होता है कौन राइट रखता है एक्शन लेने का? वो पर्सन जो ऑनर है, जिसने उसको लीगली लिया है, जिसने उसको वैल्यू से लिया है, जो उसको अपने पास लीगली रखने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ये तो मैंने डेफिनेशन में से ही आपको कुछ पॉइंट्स दिखा दिए। अब अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं क्या क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। उससे पहले मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ, एक बार पहले फटाफट इस टेबल को देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप देखो 3 कैटेगरी बना रखी है, वो जो नेगोशिएबल हैं, वो जो बिल्कुल नहीं हैं, और वो जो सैमी हैं। अभी सैमी क्यों है, सैमी को मैं बता रही हूँ क्यों सैमी है। इसका मतलब यही है, दो बातें मैंने आपको बताई, क्या क्या, एक तो ट्रांसफरेबिलिटी, और ट्रांसफरेबिलिटी के बाद भी उसमें क्या होना चाहिए, टाइटल जो होना चाहिए वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्स ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सेमी इसीलिए माने जाते हैं कि जब हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं तो मे बी ट्रांसफरी का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव हो सकता है। डिफेक्टिव का मतलब हो सकता है अगर मैंने फ्रॉड करके ये इंस्ट्रूमेंट उसको दिया है तो उसको भी इस इंस्ट्रूमेंट को लीगली रखने का राइट नहीं मिलेगा। ट्रांसफ़र तो मैंने कर दिया, वो कोई इशू नहीं है, राइट, ट्रांसफ़र तो मैंने कर दिया, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी से बात थोड़ी ना बनेगी। ठीक है ना, आप उसके खिलाफ एक्शन तो नहीं ले सकते ना। तो आप यहाँ देखो, ये जो मैंने एक पॉइंट बताया था राइट टू स्यू, ये करने का अधिकार तो ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो फिर अगर ये पॉइंट ही नहीं है उसमें तो नेगोशिएबिलिटी कहाँ से आ गई? मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे बना? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें उसमें होना। ठीक है, इसीलिए हम इसको सैमी कहेंगे, सैमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है ही नहीं। जैसे आप देख सकते हो मनी ऑर्डर, जो पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर हम बनवाते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब देखने में हमें लगता है नेगोशिएबल है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। और ये हैं प्रोमाइसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। ये पहले 3 आप इस चैप्टर में ध्यान पढ़ेंगे। आगे एक्सचेकर बिल, सर्कुलर नोट और भी बहुत सारे आप देख सकते। अब देखो जैसे शेयर वारंट यहाँ है और शेयर सर्टिफिकेट यहाँ है। देखने में आप लोगों को सेम लग रहा होगा, बट दोनों की नेचर में डिफरेंस है और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो शेयर वारंट है वो तो हम बनाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम कोई क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत हमारे सामने आ सकते हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये जो बैंक ड्राफ्ट है बैंक पे लिखा जाता है, इसीलिए इसको बैंक ड्राफ्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, ओके।
तो ये तो टेबल हो गई हमारी। अब एक बार मैं वापस आपको अकॉर्डिंग टू बुक कुछ फीचर्स कराना चाह रही हूँ, फिर से देख लेते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट है, ओके। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कहता है पेबल टू ऑर्डर है, इस ट्रांसफरेबल बाय। अभी 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बता दिया इसने। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो यहाँ मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया है। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पे आप बताओगे 2 तरीके से होती है। अगर तो आपने एक तो बाय डिलीवरी हो सकती है, अगर बियरर है तो बाय डिलीवरी होगा, और अगर बियरर नहीं है, ऑर्डर पे है। अब ये चीज़ें ना थोड़ी सी बाद में क्लियर होंगी कि ऑर्डर का मतलब क्या है एंड बियरर का मतलब क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना होगा कि 2 तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो। या तो आप डिलीवरी करके सिंपल, अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो, या फिर आप अगर ऑर्डर पे डिलीवर करना है, ऑर्डर पे ट्रांसफरेबल है, इधर टू ऑर्डर है, तो वहाँ पर 2 बातें हैं। पहले एंडोर्स करना होगा, फिर आप डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आ जाएं। होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू, ये हो गया ना यहाँ पे। राइट टू स्यू कौन है? होल्डर के पास ये अधिकार होता है एक कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। किसके खिलाफ? जो पर्सन इसकी पेमेंट में आनाकानी कर रहा है, अड़चन डाल रहा है। तो इसके आगे जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आया है, क्या आप उसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हो? डेफिनेटली होल्डर कोर्ट में जा सकता है। होल्डर वो पर्सन है जो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास लीगली रख सकता है और लीगली उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, और उसकी पेमेंट लेने का अधिकार भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंसीडरेशन इज़ नॉट मैंशनड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये है। कहीं पे भी आप अगर मान लो आप चेक उठा के देखिए, कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि मैं आपको ये 5,000 का चेक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरे को पहले इतने पैसे दिए थे। ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको क्यों दे रही हूँ ये रीज़न नहीं होगा, कोई कंसिडरेशन वहाँ मेंशन नहीं होगा। हाँ, बट ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई कंसिडरेशन रहा ज़रूर होगा, तभी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। 5th पे आ जाते हैं। इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज मनी, मनी की तरह ही तो इस्तेमाल करते हैं हम। अब जैसे देखिए, जैसे अब आप आगे आएंगे तो मान लीजिए मैं कोई चीज़ क्रेडिट पे लेती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को एक टीवी पसंद आया, मैं शॉप पे गई हूँ, टीवी पसंद आया, बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? उधार करूँगी, ठीक है। अब उधार के लिए भी हो सकता है कि ऑब्वियसली वो ऐसे तो नहीं मान जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसको देना होगा ताकि मैं वो उस टीवी को अपने घर लेके जा सकूं। तो वहाँ पे यही बात है कि एक मनी की तरह इस्तेमाल होता है। एक तरीके से करेंसी नोट्स की तरह हम इसको इधर उधर कर सकते हैं और पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट इज ट्रांसफरर डज नॉट नीड टू गिव नोटिस टू एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेटली अगर मैं आपको चेक दे रही हूँ तो मुझे आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई रिटर्न फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। कहने का मतलब होता है बस वो डॉक्यूमेंट रिटर्न में होना चाहिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ डेट। कोई भी लोन, कोई भी पेमेंट करने का बहुत ईजी आसान तरीका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर देना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड बाय अ बोनाफाइड ट्रांसफरी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी। वो होगी ना बात ये वाली जो राइट टू स्यू वाली थी कि आपको जिसको मैंने ये ट्रांसफ़र किया है चेक, वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है और उसको पूरा अधिकार है इस पेमेंट को रिसीव करने का। अगर उसको नहीं मिलती तो बाकायदा एक तो उसको उस पेमेंट के लिए कोर्ट जा सकता है, और दूसरी बात उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं है। जो यहाँ पे बात है टाइटल की है कि मैं हो सकता है फ्रॉड करके कहीं से चेक लेके मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको जो चेक दिया है उसके आप लीगल ओनर हो, आप बोनाफाइड ट्रांसफरी हो, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप उसका पेमेंट लेने का पूरा अधिकार रखते हो, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2-3 बातें बहुत मेन हैं। एक कि रिटर्न होना चाहिए, 2 ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, 3 राइट टू स्यू होना चाहिए, चौथा आपका टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, आपका टाइटल अफेक्टिव है एक तरह से, ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी बातें की। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल और लेके चलूँगी ताकि आपको जो भी रही सही कसर है वो यहाँ से पूरी हो जाए। आप एग्ज़ाम्पल देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है। अभी मैं पूरा वो एक प्रॉपर सैम्पल नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं एक तरीका बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए उस पर लिखा है पे ए का मतलब ए को देना है,
पे ए लिखा है, पे ए ओनली नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैंने पे ए लिखा है तो इसका मतलब ए को पे किया गया, लेकिन ए के पास ये अधिकार है कि वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया पे ए ओनली, तो इसका मतलब होता है कि हम तो आगे ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएंगे। ओनली आते ही हमने उसकी लिमिट्स बना दी, है कि नहीं बात। तो जब भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर जो भी वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं वो सोच समझ के करनी होगी। अगर आपकी वर्डिंग इस तरीके की हो गई जिससे उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया तो नेगोशिएबल वो नहीं रहेगा, ट्रांसफरेबल वो नहीं रहेगा। एग्जाम्पल फिर से आ गया, पे ए होना चाहिए, पे ए ओनली नहीं होना चाहिए। पे ए और ऑर्डर, ये ठीक है कि ए को पे करना है या ए के कहने पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर करना। मान लीजिए ए कहता है कि मेरी वाइफ बी को दे दो जी, तो कोई बात नहीं, पे ए और ऑर्डर मतलब या तो ए को दे या ए के कहने पर उसकी वाइफ को दे देंगे हम, ठीक है। ओके, पे टू ऑर्डर ऑफ ए, बात तो वही होगी ना, या तो यहाँ पे था ए को भी दे सकते हैं और ए के कहने पे किसी और को भी दे सकते हैं। यहाँ कहता है कि ए के कहने पर जिसको देना है बस उसी को देना है, ए को नहीं देना है, ठीक है। पे ए एंड बी, दो लोगों को भी दे सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, ओनली वर्ड नहीं लगाना, ये ध्यान में रखना। पे ए एंड बी कर सकते हैं, एंड सी एंड डी ऐसे कर सकते हैं, बट ओनली वर्ड मत लगाओ। पे ए और बी ये भी कर सकते हैं, या तो ए को दे या बी को दे। आगे पे ए और बियरर, या तो ए को दे दो या कोई भी इसको लेकर आ जाए तो हम पेमेंट उसको कर देंगे। मतलब पे का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो भी लेकर हमारे पास आएगा तो वो बियरर होगा ना, उसको हम पेमेंट कर देंगे। पे बियरर, बात वही आ गई, बियरर तो कोई भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया पे ए ओनली, गलत। पे ए एंड नो वन एल्स, बात तो वही हो गई, पे ए को ही देना है और किसी और को नहीं देना, इसका मतलब तो पे ए ओनली हुआ। तो ये कुछ वर्डिंग्स हैं जो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लिखते समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ओनली शब्द लगाते ही हमारा जो है सारा जो है वो प्रॉब्लम जो भी उसकी एक तरह से उसके अंदर जो एक एसेंशियल फीचर है वही हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।